एनीवे सो आज का टारगेट रहेगा आपका एक कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन करना, किसका? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लेट अस टेक क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम, मतलब वो भी कंपार्टमेंट वाला। स्कैनर की पेजेस पलटिए, स्कैनर पलटिए फटाफट से, उसके अंदर से क्वेश्चन उठाते हैं एंड विल टेक दैट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। स्कैनर आपकी किताब में S.63 पेज पे चलिए जरा, S.63 पेज। मैं ले लेता हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 ले लेता हूं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, या आप बोले तो हम लोग क्वेश्चन 11 ही ले लेते हैं, इसमें टेक्स्ट का ट्रीटमेंट भी दिख रहा है हमें, है ना? या अगर आप बोले तो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 ले लूं। 13 में मशीनरी का है और 8% डिवेंचर है 1 जुलाई का, ये ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 13 इज विल बी बेटर। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है S.71। और आपको मालूम है हमें क्या करना है? जब हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है तो हमें क्या बनाना है? पूरा फॉर्मेट स्केलेटन बनाना पड़ेगा। बोलिए रेडी है? चलो फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ साथ। और सबसे पहले हम किसको ट्रीट करेंगे? एडजस्टमेंट्स को। जब हम एडजस्टमेंट्स को ट्रीट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है विदाउट एडजस्टमेंट्स, और फिर हमारा काम खत्म। चलिए लेट अस स्टार्ट इट नाउ। फॉर्मेट बनाते हैं पहले। स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है। क्या किया हमने स्ट्रक्चर में, देखेंगे जरा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे अभी हम। और ऐड कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या लिख दिया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर दिया टैक्स एंड फिनिश। ऑपरेट और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए जगह छोड़ दिया और काम हमारा क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आराम से शुरू करते हैं, ठीक है जी, शुरू करें। चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। कोई ऑनलाइन में बताएगा मुझे क्या एडजस्टमेंट है? जल्दी से एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 7 मुझे बताइए। निकिता भी नहीं है यहाँ पर। तान्या, तान्या जरा बताओ मुझे क्या एडजस्टमेंट है आपके पास? मशीनरी कुछ लिखा हुआ है शायद मशीनरी पे, पेज नंबर S.72 में। तान्या सर 1 मिनट। बुक लेके नहीं बैठे बेटा आप, तो कितनी गलत बात है ना? अभी हम लंगर थोड़ी बैठ रहे हैं खाने के लिए, हम तो किताब क्लास लेने बैठे हैं बच्चे। बुक लेके बैठिए। प्लांट एंड मशीनरी है, ये किताब नहीं है आपके पास? स्कूल में छोड़ाई? वही सर है, पेज ढूंढ रही हूँ। हाँ पेज सबसे लास्ट में जाइए। S.73 ये बना दिया हमने दोनों अकाउंट। S.73 S.72 इनफैक्ट। अरे ये देखो ना, ये रहा, ये वाला इस तरफ का पेज है, ये वाला पेज। मशीनरी बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन 20,000, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000, है ना? और ऊपर आपको मशीनरी प्लांट की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना लिखूंगा मैं? I'll write बैलेंस बीडी कितना? 1170 इज माय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी 11,70,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। शुक्ला बाबा पता चल रहा है? पर्टिकुलर से रुपीज है, पर्टिकुलर से रुपीज है, और ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है। इसी तरह से मैं लेके चलता हूँ बैलेंस सीडी कितने का? 16,30,000 का बैलेंस सीडी, 16,30,000 रुपीज का, ये भी ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ बैलेंस बीडी कितने का? बैलेंस बीडी समर्थ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो जरा। हाँ 70,000, और इधर कितना है इस तरफ? 130, 1,30,000, ऐसे कर दिया, ठीक। अब वो जो मशीन का पार्ट है ना, छोटा सा टुकड़ा आपका, उसका जरा कहानी देख लेते हैं, छोटे से टुकड़े की कहानी। कि बुक वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? बुक वैल्यू। तो समर्थ बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो निकल आएगा हमारा आंसर। हाँ हाँ जल्दी से, क्यों दिया? बुक वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में, तो बुक वैल्यू 60,000 रुपीज की। हाँ देखो वही दिख रहा है, नहीं करेंगे माइनस। ओ पीयू क्या करेंगे? अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना उसको। तो जल्दी बताओ, या बोलो मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है। इधर यू नो और यू डोंट नो।
बेटा देखो, रिकॉर्डिंग का टाइम खराब होता है, क्लास का टाइम खराब होता है, वैसे टाइम कम होता है, फिर भी जस्ट रिस्पॉन्ड। मालूम है तो बोलो हाँ, नहीं मालूम है तो ना, कोई जल्दी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। रिस्पॉन्ड करो बेटा, रिस्पॉन्ड करो। नहीं रिस्पॉन्ड करोगे, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास नाउ। यू नो और नो, यू डोंट नो, दैट इज गोइंग टू बी द वन रीजन। चलो जी, इससे पहले मैं निकालूं, खुद ही चली गई। दैट्स सो ग्रेट। ओके, चलो वामिका बताइए मुझे, वामिका नहीं, विदिशा मुझे बताएंगी। विदिशा कि अगर मेरे पास बुक वैल्यू गिवन है तो क्या मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करना है? विदिशा। विधि सिंगल आप बताइए मुझे। विदिशा की तो आवाज कभी आती ही नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कम फिजिकली फॉर द क्लास। दिस इज अटर नॉनसेंस थ्रू आउट द ईयर। कभी आपके माइक नहीं चलते हैं, कभी आपका कुछ नहीं चलता है। विधि विधि सिंगल आप बताइए, अगर मेरे पास बुक वैल्यू गिवन है तो क्या मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा? आवाज ही नहीं, आवाज, अबे वो तो ठीक है, इनको तो बताने दो ना। अरे मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी अभी तो आवाज आ रही थी सभी की। यस, इट इज परफेक्टली वर्किंग। तो माइनस करेंगे। हाँ बोलिए विधि 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 सिंगल, क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे, उसको क्रेडिट माइनस करेंगे, है ना बेटा? बिल्कुल गलत है। अगर वैल्यू गिवन होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अगर बुक वैल्यू गिवन है तो थोड़ी माइनस करते हैं। बिल्कुल सही बोली दिया, बिल्कुल नहीं माइनस करते। अगर क्वेश्चन में दे रखा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब है कि ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस है। अरे बुक्स में कैसे दिखता है? मशीनरी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसा करके। तो आपकी जो मशीन की वैल्यू थी वो बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू कितनी? बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए व्हाट इज द बुक वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन? 60,000। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं करना, ये कह रहा है सोल्ड एट अ लॉस माइनस लॉस। कितने का लॉस है भाई आपके पास? 6,000 का लॉस है। कितना हो गया? 54,000। ये हो गया आपका सेल्स, ये है सेल प्राइस आपका। तो आप बोलेंगे सर वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा उसका क्या करना है? अरे वो यहां लगेगा ना, इस जगह पे, इट विल बी यूज्ड हियर। यहां लिखेंगे हम क्या? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने रुपए का? 20,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने का? 20,000 रुपए का। जब हम यहां लिख देते हैं यहां, तो मेरा क्या निकल आएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द निकल आएगा। ठीक है विधि, पता चल गया बेटा? पता चला क्या गलती हो रही थी? यस। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो रिवीजन की रिकॉर्डिंग थी इनको जरूर से देख लेना। तो यहाँ लिख दिया डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 80,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। ये अकाउंट फुल हो गया, क्लोज। यहाँ बैंक बोलकर लिख दिया हम लोगों ने सेल। बैंक बोलकर सेल कितने का लिखा? 54,000 रुपीज का। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिख दिया लॉस। लॉस कितने रुपए का है? 6,000 रुपए का। तो 50, 60, 80 और ये हो गया 17,10,000 रुपए। यहाँ पर 1710 यहाँ आ गया। और इधर बोल देंगे बैंक बोलकर क्या लिख देंगे हम लोग? परचेज। और कितने का परचेज हो गया ये? 5,40,000 का परचेज। फिनिश। इस पर कोई डाउट किसी का बताइए मुझे। विदिशा, वामिका या पीहू बोलूं तो मैं? हो गया, डन। Yes. है ना? हो गया मामला, क्लियर है जी? प्लांट एंड मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये सारी चीजें हमारे पास चलेगी। डेबिट क्रेडिट हमने कर दिया। चलो इसको इसकी जगह पर हम लगाते हैं, इसके ठिकाने पर पहुंचाते हैं हमें। आप सबको मालूम है कि जब हमारे पास प्रोविजन हो या जब हमारे पास क्या हो, ये सब चीजें हो, तो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं होता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन डेप्रिसिएशन कुछ यूज नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। या तो यूज ये होगी, या ये होगी, ये वाली होगी, और क्या होगी? ये वाली होगी। 1 2 3 4 आइटम हमारे जाते हैं, है ना? लगा दो मैं इनको ठिकाने पे। तो सेल 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 कहां जाएगा मेरा? इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है? 54,000 रुपीज का। डन। लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहां लिखा जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एंड आई विल राइट इट 6,000 रुपए का यहां लिख दूंगा। डन, ये भी खत्म। ये जो परचेज हुआ, इट इज इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो माइनस
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का परचेज करा भाई हमने? 5,40,000 का, एंड आई विल पुट दैट इन ब्रैकेट क्योंकि ये आउटफ्लो है। डेप्रिसिएशन जो जाएगा समर्थ बाबा कहां जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितने का डेप्रिसिएशन है जी? 80,000 रुपीज का। बोलिए जी। तो आपने देखा कंफर्टेबली आपने अपने मशीनरी और क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट की डिटेल कहां प्लेस कर दी है? कैश फ्लो के अंदर प्लेस कर दी, कर दी प्लेस। ठीक है जी, पता चला पीछे अमन? गुड, हो गया। एक एडजस्टमेंट हमने क्या कर दिया? किल कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ, अगला एडजस्टमेंट, 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई। तो डिबेंचर के साथ तो टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे समर्थ बाबा? नहीं करेंगे? करेंगे, है ना। जुलाई तक इंटरेस्ट कुछ होगा, जुलाई के बाद कुछ और होगा। चलो डिप्रिसिएशन डिबेंचर पे चलते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में डिबेंचर की ओपनिंग वैल्यू है 4 लाख और क्लोजिंग वैल्यू है कितनी? 1 लाख। 4 लाख और 1 लाख, अबे क्या कह रहा है? मतलब ऐसा कर लो, पहले 4 लाख पर, 4 लाख पर कितना निकाल लीजिए? 4 लाख पर कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला इस पे? 8/100। और कितने महीने के लिए निकालते हैं, है ना? 1 जुलाई तक, अप्रैल मई और जून 3 महीने का निकाल लूं, 3/12 कर लेते हैं। प्लस अब फिर पैसा कितना रह गया? 1 लाख रह गया। अभी उसके बाद तो 1 लाख रह गया ना, उसके बाद कितना रह गया? उसके बाद 1 लाख रह गया। 1 लाख पर कितने महीने का इंटरेस्ट निकाल लूं? 9/12 जुलाई के बाद। ऐसा कर सकते हैं ना? अभी गलत करा क्या सही करा बताइए? हम ये भी कर सकते थे कि जो 1 लाख है पूरे साल का निकाल लो, 3 लाख पे 3 महीने का निकाल लो, ऐसा भी कर सकते थे। याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचपन में पढ़ा था? तो ऐसा करके बताओ क्या वैल्यू आती है? व्हाट इज द इंटरेस्ट नाउ? टेल मी, कैलकुलेशन करके बताइए कितना इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, 14 आ रहा है। बताओ कितना? पहले मैं देख लूं हमारे पास था कितना। 4 लाख था हमारे पास साल के शुरू में, 3 लाख हमारे पास रहा कितने महीने? सिर्फ 1 जुलाई 18, 19, 1 जुलाई 18 रिडीम्ड। हाँ, रिडीम करे ना हमने। हाँ, निकालो वैल्यू कितनी आती है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? कैलकुलेट करिए, क्या वैल्यू बताइए? यार कमाल कर रहे हो, कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तुम लोग। अबे देखो, 3 1 जा 4, 4 2 जा 2, कौन सा 8,000 है? 0 0 0 कितना हो गया? 14,000 आ रहा है। और ये वाला कितना आएगा बताइए? 6,000। 3 3 जा 3 4 जा 4 2 1 2 1 2 3 दूनी 6, 6,000। तो टोटल कितना बन गया ये? 14,000, है ना? 14,000 रुपीज। अच्छा, हमारा जो आंसर दिख रहा है ना, आंसर यहाँ पर ये थोड़ा अलग दे रखा है, देखिए जरा। 12% डिवेंचर कहां से आ गया? ये तो 8%। आंसर में 12% नहीं, आप 8% निकाल के चलिए यार। 8% पे निकाल के चलो, आपका आंसर बदल जाएगा, बट डोंट वरी। हमारा कितना आ गया? 8 और 6 कितना आ गया? 14,000 रुपीज आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दो जगह जाता है। फाइनेंसिंग का क्या होता है? आउटफ्लो। यहां लिखता हूं मैं क्या? माइनस इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर, जो कि कितना हो जाएगा? 14,000। हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा हमारा। और इधर यहाँ प्लस करते हैं, इधर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ऐसे प्लस इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, जो कि कितना जा रहा है? 14,000 जा रहा है। आई थिंक दिस इज, हाँ 8%। ऐसे करके मैं 8% के हिसाब से चल रहा हूँ। बुक में जो आंसर है उसने अलग कर रखा, बट देखिए दो जगह जाना था, दो जगह चला गया। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है जी, दिस इज विदाउट एडजस्टमेंट। चलो अब शुरू करते हैं करना, पहले वाले पॉइंट से। शेयर कैपिटल 11 से 19 लाख होगी, इसका मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल 11 से 19। ऑनलाइन में भी बोलते चले कुछ लोग, अमित शाह अमिशी भी बोलते चलेंगे कुछ, एक भी बोलेगा कुछ। फाइनेंसिंग में ऐड हो हाँ, जाएगा। फाइनेंसिंग में तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे क्या? इक्विटी शेयर कितने रुपए के? 8 लाख 8 रुपए के लाख। इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशूड, ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ऐसा करके। इसके बाद अगला आइटम हमारे पास आया रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 1। कहाँ हो गया? शांति तो रख थोड़ा सा। सेट यहाँ वर्किंग नोट में हम निकलते थे ना, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करना है हमें, है ना?
इसके लिख लेते थे हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का? ये हमारे पास दिख रहा है 2 से 1 से। पहले देखो पिछले साल कितना था, 18 था, इस साल कितना हो गया 6। मतलब क्या हो गया आपका 2 लाख माइनस 160 हो गया है। तो प्रॉफिट थोड़ी हो गया, तो 40,000 रुपए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया। ब्रैकेट में रख लेंगे इसको, विल पुट दैट इन ब्रैकेट। ठीक है जी समर्थ बाबा, ऊपर से निकल रहा है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं किया हमने अभी, हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं लिखा था ना, माइनस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ 8% डिबेंचर्स। कितने का रिडम्पशन हुआ 8% डिबेंचर बताइए तो जरा। 3 लाख। 3 लाख का, 3 लाख यहां से निकाल दिया, ऐसे कर दिया। और आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नंबर 3, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या रखा है आपके पास, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट सर शॉर्ट टर्म हमने बोरोइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी, अच्छा नहीं लिख दिया, वो लिख दिया था। लिख तो दिया था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नंबर 3 है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 230 से 250 फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए का हो चुका है ये, 20,000 रुपीज जोड़ देंगे, 20,000 रुपीज यहां पर इसके अंदर ऐड कर दिए। और आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, मालूम है ना ओपनिंग क्लोजिंग फिगर का क्या करना होता है। ओपनिंग फिगर जो होती है प्रोविजन फॉर टैक्स कहां चला जाता है, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, आई रिमूव दिस फ्रॉम हियर। ऐसे कर निकाल लेते हैं इसको। देखिए जरा, यहां प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर वाली फिगर यहां जाएगी। करंट ईयर वाली फिगर कितना था, प्रीवियस ईयर वाली फिगर क्या मानी जाएगी, टैक्स पेड मानी जाएगी। करंट ईयर की फिगर कितनी है प्रोविजन फॉर टैक्स की, 1,90,000। आई राइट 1,90,000 यहां। और टैक्स पेड यहां कितना होगा जी, टैक्स पेड बताइए अब, टैक्स पेड कितना होगा समर्थ। 2,70,000। वेरी गुड, 2,70,000। ऐसे चला जाएगा मामला, ठीक है। 270 यहां चला गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो गया। टेंजिबल एसेट्स नंबर 5, ये हम कर ही चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी वाला हम कर चुके हैं। इसके बाद चलते हैं नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट्स। उसमें क्या वैल्यू दे रखी है इंटेंजिबल एसेट्स नंबर 6, गुडविल। गुडविल बढ़ रही है घट रही है ये बताइए। हाँ जी, गुडविल इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज। और आप समझते ना, इंक्रीज इन गुडविल इज व्हाट, परचेज, इन्वेस्टिंग। यहां माइनस परचेज ऑफ गुडविल, कितने रुपए से परचेज हो रही है गुडविल बताइए। 1,10,000। 1,10,000, 1,10,000। और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये भी ठीक है जी, समझ रहे हैं भाई अमन। और आगे चलते हैं हम। करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भाई है। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 410 से कितनी रह गई है, 390, 20,000 का डिक्रीज। और ये वैल्यू क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्या करेंगे इसे, प्लस या माइनस, प्लस। प्लस। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना, 20,000, बस खत्म। और क्या रह गया अब आपके पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो भाई बंद है। आप देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, सारे आइटम हम डील कर चुके हैं, सारी एडजस्टमेंट डील कर चुके हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, 1,50,000, ठीक है पॉजिटिव। तो आई राइट हियर व्हाट, 1,50,000 यहां पर लिखूंगा। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है, 0,0,0, तो 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। ये वैल्यू नील है, दिस वैल्यू इज व्हाट, 2,50,000, ठीक है। ये वैल्यू जो है 20,000 यहां लिख दिया, ये वैल्यू नील कर दिया। तो ये आंसर कितना आ गया, 270 आ गया। 270 में से 270 कर दूंगा तो क्या बचेगा, हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आ गया, नील। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया, अच्छा जी, हाँ क्वेश्चन में नील दे रखा था, समझ रहे हो। तो 2020 में यही क्वेश्चन आया था, पता है आपको। जब क्वेश्चन में बोला हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील है ना, तो भाई हमें खुजली करनी हाथों में, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी ये सब करने की, बोलो। उस साल ऐसे ही किया जैसे मैंने किया है। हमेशा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। जब आपको बोला, पता लोगों ने लगा यार कैश फ्लो नील लिखा हुआ है, तो अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां लिखिए नील। अब मेरा अभी भी तो नील आया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो गया, नील हो गया, नील हो गया। इसका मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या मंगवा रहा है, सिर्फ आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर निकलवा रहा है। मैंने जो इतना काम कर दिया तो बेकार हो गया ना। अगर आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 20,000,
तो भैया सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20 रखो, उसकी कैलकुलेशन डालो ही मत ना अंदर। तो बहुत कंफ्यूजन हुआ 2020 मतलब जिस साल ये था आपका कोविड की शुरुआत होने वाला बैच था, उस साल क्वेश्चन था ये। मतलब 2019-20 वाले बैच में ऐसा करके पेपर तो हुआ, क्वेश्चन आया ऐसा करके। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील पढ़ते लोगों ने कहा कि ये करना है नहीं करना है, आपने कर लिया कोई बात नहीं है, नहीं भी करते तो आपके नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? और आगे चलते हैं। इन्वेस्टिंग का टोटल निकालिए कितना आता है। इन्वेस्टिंग क्या निकल रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव? 5 और 1 6, 6 50। बोल भी कितना शुक्ला? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितने का, कितने? 366 ब्रैकेट में, आउटर कॉलम में डाल दिया 366। 5,96,000 मुझे नहीं पता भैया, ये शुक्ला गड़बड़ कराता है हमेशा। 366 क्यों लिखवा रहा है? 5 और 6,50,000 में से अगर बेटा 54 चला गया तो अबे 5 और 6,50,000 में से 50 चला गया पहले तो 6,50,000 में से 50 चला गया तो कितना बचता? 5 लाख बचता है ना। 6 हाँ बोल भी रहा हूँ, परचेज ऑफ गुडविल है, लड़का पॉजिटिव लिख रहा है उसको। 5 और 1 6, 50 50 50 5 तो कितना बच गया? 596। ये देखो, भले ही समर्थ देर लगाते लेकिन आंसर बढ़िया देता है 596। शुक्ला इंपल्सिव आंसर्स देता है, गड़बड़ करता है। टोटल बताइए कितना है ये वाला टोटल? इसको थोड़ा सा मैं जगह ऊपर बना लेता हूँ। रुक जा रुक जा। 3 लाख हमारा नेगेटिव था ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 3 लाख। यहाँ देखिए, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि जगह बचेगी। रिडम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर्स, टोटल कर लीजिए, टोटल कितना आता है? 5,06,000। 5,06,000 ब्रैकेट है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव 5,06,000। क्या लिखेंगे इसको? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इनका टोटल बताइए कितना आता है? 90,000 नेगेटिव है ये, बोलो शुक्ला। अबे 90,000 नेगेटिव हुआ ना, 596 माइनस 56, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? यहाँ डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या था ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट में? पहले करंट इन्वेस्टमेंट था। करंट इन्वेस्टमेंट बताइए, करंट इन्वेस्टमेंट कितने का? अरे बोलो शुक्ला बताएगा, किताब तुम्हारे सामने रखी है। 290 ओपनिंग वैल्यू। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है इसमें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का? 230। तो कितना हो गया? 5 20 हो गया, 520 है ना। इसमें से ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 430। अब यहां लिख लेते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स बताइए कितने का करंट इन्वेस्टमेंट, जल्दी। 130। और ये जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, वो कितने का है? हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3 लाख रुपए का। तो टोटल कितना हो गया ये? 430। दैट इज योर आंसर। है जी, यही तो था क्वेश्चन में करने के लिए। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था आपका कि आपको फाइनेंसिंग और क्या, इन्वेस्टिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ट्रीटमेंट पूछ रहा था। अच्छा, दिक्कत हो रही है तो इधर इधर आ जाते हैं। ऐसा करके करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट थी। आपके पास जो बोर्ड में पेपर आएगा हो सकता है उसमें मैं मतलब हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएं। इधर नहीं, ठीक है। ओह आई एम सॉरी। ठीक है जी, फुल फ्लेज क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ट्राई करके देखोगे ना घर पे? अबे अब तो टाइम है करने का, कब करोगे? वैसे तो पता क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी मार्च जो है निकल गई कैसे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल में, है ना। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के, मतलब बहुत सारे लोग मार्च के एंड तक फ्री हो जाएंगे। वैसे हो जाओगे ना सारे लोग मार्च के एंड तक फ्री? हाँ हाँ ठीक है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन नाउ। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बनाने की जरूरत थी, पर फिर भी मैंने बना के दिखा दिया।
लेकिन एग्जाम में बहुत बच्चों ने ऐसा करा, नंबर तो इसी में मिले ना उनको, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नील। अगर वो बोलता कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 20,000, अब पता क्या हुआ, जिनकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई उनका नील तो आएगा ही नहीं, और कंफ्यूजन। क्वेश्चन कह रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील है, और लड़कों बच्चों ने कर दी गलती, तो उनका आंसर मैच नहीं करेगा। यही यही मतलब पड़ गए पीछे, ये कैसे हो सकता है। फिर बोले जी क्वेश्चन गलत छप गया। अब क्वेश्चन थोड़ी गलत छपा है, एग्जामिनर देखो जब पेपर बनाने वाला पेपर बनाता तो क्या करता है, आंसर्स भी लिखता है साथ साथ। अब उसने आंसर में देख लिया ऑपरेटिंग इतना है, और एक क्वेश्चन बड़ा हो रहा था, तो उसने कहा भाई इसमें 6 नंबर कैसे दूंगा मैं, है ना। तो क्या करना था उसने, बड़ा आसान था कि 2 नंबर इसके दे दें, 2 नंबर इसके दे दें, ठीक है, 1 नंबर इसका दे दें और 1 वर्किंग नोट का दे दें, खत्म, 6 नंबर बांट दिए। इसके नंबर कहाँ से आएंगे, उसने देखा वैल्यू नील आ रही है, उसने क्वेश्चन में डाल दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नील, जाओ खेल ही खत्म। मतलब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट नहीं करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी 0 था, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर आंसर। लेकिन क्वेश्चन पढ़े नहीं, और फिर देखो ऐसा ना, देखो अगर एक गलती बच्चों ने करी थी ना, अगर वो जैसे मैंने बताया था बुक वैल्यू वाली चीज, बुक वैल्यू करोगे तो डेप्रिसिएशन बदल जाएगा, बुक वैल्यू करोगे तुम अगर ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं बदलेगा, आपका सेल बदल जाएगी या आपका लॉस बदल जाएगा बुक वैल्यू से। अब सेल तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, लॉस बदलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्क पड़ जाएगा, यहाँ फर्क पड़ेगा तो नील आएगा ही नहीं आंसर, खत्म, अटक गए बच्चे। ठीक है, ऐसा हुआ। चलिए अब अपनी बुक पे चलिए, इलस्ट्रेशन उठाइए, एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको मैं। और ऐसे क्वेश्चन को करते समय भी लोगों को काफी तकलीफ होती है। इलस्ट्रेशन नंबर 48 पे चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर 5.56, जल्दी से। या आई गॉट मैसेज फ्रॉम समवन, 14,000, ये भी तुम्हारे मैसेज में 14,000 किससे से रिलेटेड था वो वो? सर आपने पहले जब आप वो डिबेंचर के इंटरेस्ट की वैल्यू पूछ रहे थे तब ठीक का है है। ठीक है ठीक है, दिस इज देयर। चलिए अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 48 है आपकी, ये इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर कितना है, 5.56, ये है आपके पास। ठीक, फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर और क्या लिखना होता है, रुपीज लिखना होता है। ठीक, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर्स है, और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, अपना रुपीज लिख रहे हैं ऐसे। और वैल्यू देखते चलिए क्या करना है हमने इसमें, एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले ले लीजिए इंफॉर्मेशन जो है इक्विटी शेयर कैपिटल, 15 से 20 हो गई है इक्विटी शेयर कैपिटल, 15 से क्या हो गई है, 20 हो गई है। तो बताइए इंक्रीज हुआ होगा डिक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, जरा देख लो कहीं कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी है इक्विटी शेयर से रिलेटेड, बिल्कुल है। नंबर 1 है कि इक्विटी शेयर 20% प्रीमियम पे इशू हुए। फिर लिखा हुआ है क्या, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 1.5 लाख रुपए का। फिर एक और लिखा हुआ अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 20,000 वाज पेड एंड वाज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, ये भी दे रखा है। ठीक है, दे रखा है ना, बताओ भाई। अच्छा जी, तो अब जरा देखें कि सबसे पहले मैं इक्विटी शेयर लिखता हूं यहाँ पर, इक्विटी शेयर, ये मेरा फाइनेंसिंग का इनफ्लो हो जाएगा ना इधर, तो क्या लिखूंगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये प्लस करके लिखना है हम लोगों ने। और कितना इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो रहा है बताइए, 5 लाख का, आई पुट 5 लाख यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं है ना। और इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो रहे हैं आपके, रिडीम हो रहे हैं ना इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, बोलिए। तो उसको माइनस कर लेते हैं नीचे थोड़ा जगह बना के, माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है ये, हाँ 12%। क्या प्रीमियम पे तो रिडम्पशन नहीं हो रहा है इनका, ये देख लो पहले, पार पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख है, 2,20,000 है, 5 लाख, सॉरी दिस इज 5 लाख, दिस वैल्यू इज 5 लाख, 5 लाख वैल्यू आपके पास, खत्म ये भी, है ना। और 14% डिवेंचर, पहले कितने थे अंडा, अब कितने हो गए वो, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, इश्यू ऑफ कितना परसेंट डिवेंचर, 14% डिवेंचर प्लस इश्यू ऑफ 14% डिवेंचर्स। अब मुझे ये बताइए कि 14% डिवेंचर जो वैल्यू दिख रही है, इस पर कोई डिस्काउंट प्रीमियम वगैरह तो नहीं दिख रहा, कोई डिस्काउंट प्रीमियम तो नहीं दिख रहा है, देख लीजिए पहले। हाँ नहीं, इंटरेस्ट तो बात की बात है, पर डिस्काउंट डिस्काउंट कितना है,
10%. तो जब भी इशू या रिडीम हो, प्रीमियम और डिस्काउंट वगैरह देख लेंगे आप। कितना डिस्काउंट दिख रहा है? 10%। और ये वैल्यू कितने? 250, 250 है ना? तो जब 250 और 10% डिस्काउंट है तो आपको पैसा कितने हाथ में आएगा? माइनस करेंगे ना, कितना परसेंट करेंगे माइनस? 25,000 माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके हाथ में इफेक्टिवली कितने आएगी? 220। मतलब कैश इनफ्लो कितने का होगा? 225 का होगा। खत्म। ऑपरेटिंग तो बना नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अच्छा जी, तो डिवेंचर्स का भी हिसाब। अब आ जाइए एडजस्टमेंट्स में। इक्विटी शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इक्विटी शेयर इशूड एट अ प्रीमियम 20%। चलिए भैया, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का बनेगा? अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं ये जो 15 लाख है इसका 20% निकाल लेते हैं, गलत। कुछ 20 लाख का 20% निकाल 10%, वो भी गलत। हाँ, जितने इशू उतने। 5 लाख इशू है ना, 5 लाख का 20% कितना बनता है? 1 लाख बनता है। 1 लाख लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का? 1 लाख बनेगा। ऐसे ऐसे चलता मामला। डबल ट्रीटमेंट तो देने नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनेंसिंग दिखाना है। 14% डिवेंचर, 10% डिस्काउंट, वो भी हमने कर लिया। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कहां जाएगा? या तो नॉन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जुड़ेगा और यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इंटरिम डिविडेंड ऑन किस पर इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितने रुपए का? 1,50,000 रुपीज का, ऐसे करके। इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर 35, ये तो अलग से दे रखा है, वरना हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट डिवेंचर? 14% डिवेंचर कितने का? 35,000 का, ऐसे कर देंगे। ठीक है। और अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 20,000। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 20,000 रुपए का है, हमने पे कर दिया था। और राइट ऑफ कर दिया किससे? वो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। पहले समझना भाई, जब हम शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन देते हैं, उसकी पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा ही होगा ना। उसे राइट ऑफ अगर कर रहे हैं प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट में भी इफेक्ट पड़ना पड़े, ऐड करना पड़ता। प्रॉफिट से नहीं करा तो कुछ नहीं करना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से किया तो वो तो कैश फ्लो में यूज ही नहीं होने वाला। लेकिन जो हमने पेमेंट करी अंडरराइटिंग कमीशन की, उसका तो हमें हिसाब किताब लिखना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस यहाँ पर क्या? अंडरराइटिंग कमीशन कितने का? अंडरराइटिंग कमीशन कितने रुपए का बताइए? हाँ, 20,000 का अंडरराइटिंग कमीशन, ऐसा करके बना दिया हिसाब। ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन भी आपका क्या हो गया? चला गया। ठीक है। अच्छा, एक परेशानी आती थी, याद है आपको, कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होता है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ नहीं हुआ, याद है जब मैंने आपको नोट्स पढ़ाए थे तब एक अच्छा खासा टेबल पढ़ा के दिखाया था। मैं इसे रिकॉल करके दिखा रहा हूं अभी आपको, ताकि साथ साथ हम उसको भी रिवाइज कर लें। अरे इशू ऑफ डिबेंचर नहीं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही है वो, तुम कहाँ के कहाँ फंस जाते हो। यही तो है ना, ओम नमाय और सफा चट्टा है, आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ। नोट्स खोलो अपने कैश फ्लो के, है ही नहीं। वो तो ब्रह्मपुत्र में छोले भटूरे वाले को दे दिए। समर्थ, कितनी कॉपियां दो तुम्हें नोट्स की, मैं बताओ, जो तुम, बस है ही नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? वाह वाह, ठीक है। लॉगिन करो क्लास को जरा अपनी, लॉगिन करो, पीछे दिखा दो उसको यार तुम, ये आगे बैठो आके। स्क्रीन दिख रही है? अरे दिख रहा है स्क्रीन? अर्णव जोशी, वंदिका, यस सर। लिखा ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिटेड एट द टाइम ऑफ, या दिस इज गिवन, है ना? ये डाउट पूछा था जब आपने देखा, जब हमने क्लास करी तब किसी बच्चे ने डाउट पूछा, तो उसको बहुत क्लियरली हमने क्लैरिफाई किया था कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, याद है जब हम इश्यू करते हैं तभी डिसाइड हो जाता है। तो याद है, अगर हम प्रीमियम और रिडम्पशन हो जाए या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो जाए, तो उससे क्या बनता है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बनता था ना। उस लॉस को राइट ऑफ करते थे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो वो तो जब इश्यू किया था तभी राइट ऑफ हो गया होगा, उसका करंट फाइनेंशियल ईयर में तो कोई लेना देना है नहीं। क्या लिखा है? will be appearing in the balance sheet, so it is already accounted for, hence for the redemption only outflow in financing activity। ऑपरेटिंग में जोड़ने की जरूरत नहीं उसे,
फाइनेंसिंग से क्या मांग लेंगे, उसको आउटफ्लो मान लेंगे। अगर साल के शुरू में जब इश्यू किए थे तब, भाई डिबेंचर आज रिडीम हो रहे हैं, 2 साल 3 साल पहले इशू हुए होंगे, अगर इशू हुए होंगे तो आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखा होगा। और आपको मालूम है ना, लॉस उसी साल हम क्या करते थे, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देते थे। तो पहले साल खत्म, उसका इस साल के प्रॉफिट लॉस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो सिर्फ आउटफ्लो। If premium on redemption of preference shares or debenture was not decided at the time of issue of preference share or debentures and it was not accounted in the year of issue, it will not be appearing in the balance sheet. समझना, अगर प्रीमियम और रिडम्पशन, देखो तुमने बोला कि डिबेंचर हम इशू कर देते हैं और वो पार पे इशू हुआ, रिडम्पशन किस पे होगा, पार पे होगा, और कुछ नहीं था। तो जब हमें मालूम है इशू के टाइम पे हमें प्रीमियम और रिडम्पशन की बात ही नहीं करी है, तो ना लॉस अराइज होगा ना डिस्काउंट और कुछ नहीं होगा, आपका क्या होगा, ऑर्डिनरी बनेगा ये, तो आपको कुछ प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तब आपके मन में अचानक से एक नेक ख्याल आ गया कि चलो भाई इनका रिडम्पशन हम प्रीमियम पे कर देते हैं, अब क्या होगा बताओ। तो जिस साल आप रिडम्पशन कर रहे हो उस साल आपको प्रीमियम देना पड़ रहा, तो मतलब लॉस अराइज हो गया। देखो कहानी ये रही, इफ प्रोवाइडेड, अब वो जो लॉस होगा आपका, वो जो प्रीमियम और रिडम्पशन आप दे रहे हो, है ना, देखो इसको समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूं तो हो रहा है। अगर आपने प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्री इशू के टाइम पे कर ली तो लॉस ऑन इशू बोल के राइट ऑफ हो जाएगा, उस साल के प्रॉफिट लॉस से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व से खत्म हो गया। इस साल तो कोई लेना देना है नहीं, इस साल तो आउटफ्लो है, सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो हो गया। अगर आपने जब डिवेंचर इशू करे थे तब प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं सोचा था, आपने बोला रिडम्पशन के टाइम पे देखेंगे, पैसा होगा तो प्रीमियम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। रिडम्पशन आ गया, अब आपने कहा हम तो प्रीमियम देंगे रिडम्पशन पे, तो भाई लॉस हो गया ना आपका। उन लॉस को पूरा करने की कंडीशन क्या होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, तो कोई परेशानी नहीं। देखो पॉइंट नंबर ए, इफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देन नो ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फाइनेंसिंग आउटफ्लो फिर भी रहेगा, फाइनेंसिंग आउटफ्लो फिर भी रहेगा, ठीक है, करेक्ट। दूसरा, अगर आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से माइनस नहीं किया, आपने कैपिटल रिजर्व से माइनस नहीं किया, तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से माइनस हुआ होगा, तब आपके दो ट्रीटमेंट बनेंगे, एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके जुड़ेगा और एक फाइनेंसिंग से क्या होगा, माइनस होगा। देखो नीचे लिख रखा ना, इन बोथ द केस फाइनेंसिंग का तो आउटफ्लो ये रहेगा ही, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लोग बहुत तकलीफ में होते हैं, लेकिन आप लोग वो तकलीफ नहीं झेलेंगे, आपको परेशानी नहीं आएगी, हमने तब भी डिस्कस किया था और अब भी डिस्कस किया है, ठीक। इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी डाल रखी है, नहीं देखी, टाइम ही नहीं मिला भाई को, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी छुट्टी करूंगा तब तुम्हें टाइम मिलेगा आराम से, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट में, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना लिखा हुआ है, 60,000 रुपए का, तो हम लिखेंगे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का, 60,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का, 60,000 का, एंड फिनिश। आपका क्वेश्चन हो गया, आपके सारे आइटम प्लस के आगे, सारे आइटम माइनस से आगे, देख रहे हैं 5 लाख है, 1 लाख है, 225 है, और उसके बाद 5 लाख माइनस का, 150 माइनस का, 60 माइनस का, 35 माइनस का, और 20 भी तो माइनस का है, 20 भी माइनस का है। यू विल गेट, पॉजिटिव होगा तो बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेगेटिव होगा तो क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग। समझ बाबा, तो देखने में लग रहा है कि यार पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग लॉजिकल। पहले वो बैलेंस शीट वाले आइटम को खाली करके एडजस्टमेंट के साथ साथ चलते देखिए, उसके बाद बाकी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चंस भी होते हैं जो, ठीक है, इस तरह से है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन यार देखो, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी इलस्ट्रेशंस कर लीजिए और स्कैनर के पीछे क्वेश्चंस कर लीजिए। तो अब जस्ट स्कैनर में देखें, छोटे क्वेश्चंस भी दिखते होंगे आपको, जस्ट एक बार नजर डाल लें, जरा स्कैनर पे नजर डालिए दोबारा से। रेशो जैसे चैप्टर से मुक्ति मिली ना समर्थ, रेशो जैसे देखो, पेज नंबर S.60 पे जाइए और लिखा है 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ डेल्को लिमिटेड है, ओपनिंग क्लोजिंग 11% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, प्लांट मशीनरी है, गुडविल है, 10% डिविडेंड वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेल्को एंड लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है जी। मशीन 70,000 की कॉस्ट है,
जिस पर डेप्रिसिएशन 10,000 है, सोल्ड कर दिया 60,000 रुपीज पे, और डेप्रिसिएशन चार्ज भी दे रखा है। याद है जब हमने समझाया था आपको अलग से डेप्रिसिएशन मतलब फुल वैल्यू का डेप्रिसिएशन। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ मशीनरी प्लांट अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू डाल देनी है, उससे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 11% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट का आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ध्यान नहीं दोगे, बताइए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करोगे नहीं करोगे? अरे ये तो इंप्लाइड एडजस्टमेंट होती है ना, कौन सी वैल्यू पे, 10 लाख पे, 3 लाख पे? हाँ बेटा समझ, अपनी फर्म का नुकसान क्यों कराता है? अगर देना हो देना तो कम वैल्यू लीजिए, और लेना हो तो कौन सा? वैसे कोशिश करिए ओपनिंग वैल्यू पर डाल के नोट लिख दीजिए। कैसे मैं बोलता हूं भाई, 10 से 3 लाख हो गए ना इन्वेस्टमेंट, अगर मैं मान के चलूं कि इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? ओपनिंग पे, है ना। और अगर मैं बोल दूं इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द बिगिनिंग, तो कौन सी वैल्यू पे जाएगा? 3 लाख क्लोजिंग पे। तो आपकी फर्म के लिए क्या फायदा है? 10 लाख वाले पे निकालते वो फायदा ना। हाँ तो देखो आप, अगर 10 लाख का 11% करोगे तो 1,10,000 आ जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा करके। समझ पा रहे हैं बात को? तो जब डेट ना दे रखी हो यार, फ्री टू, आप अजम्पशन लिख सकते थे कि इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट द बिगिनिंग, तो 3 लाख पे निकालते, तो आपका आंसर 3 लाख के हिसाब से निकलता। कोई क्लैरिटी ना हो तो ओपनिंग वैल्यू पे ले लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अजम्पशंस बिल्कुल चिपका दीजिए अजम्पशन, उससे ज्यादा आसानी होती है करने में। इसके बाद इसमें क्या था, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी आप बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ डेकोल। अच्छा, दूसरे बैच वालों ने, बच्चे ने पूछा था मुझसे एक और छोटी सी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, दोबारा नोट्स पे चलिए और सबसे लास्ट में पहुंच जाइए जहां पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दे रखा है, पहुंच जाइए। तुम खोलो बेटा पेज, इसको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दे रखा है, देखो दिख रहा है स्क्रीन पर कि आपके पास डेटर जो थे वो 1 लाख से 2 लाख हो गए, डेटर्स जो थे 1 लाख से 2 लाख हो गए, दिख रहा है? पहली बार दिया इन कागजों को पलट रही है, समय नहीं मिला बेचारे का, सो बिजी। पढ़ के देखा कभी इसको? कुछ नहीं था यार, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर डेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं बोला गुड एंड बैड है, कुछ नहीं बोला, तो भैया डेटर को लेके चलो ऑर्डिनरी करंट एसेट्स, इंक्रीज हो गए तो क्या करेंगे माइनस, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे प्लस, डिफरेंस लेके चलेंगे, डिफरेंस। ठीक है जी। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी की तरह लेके चलो, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस, खत्म, कोई परेशानी नहीं है ना। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताइए कि याद है जब हम लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वहां हम 3 चीजें जोड़ते थे, प्लस करते थे, एक तो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड प्लस, है ना, और क्या इंटरिम डिविडेंड के अलावा? अरे प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और करते थे प्रपोज डिविडेंड करते थे। इंटरिम डिविडेंड को लेके चलते थे और क्या करते थे, प्रपोज डिविडेंड, we used to take interim dividend, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड 2 आइटम वो होते थे। ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब सारे अप्रोप्रिएशन लेके चलते थे ना, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व, 3 चीजें करते थे। टैक्स ऐड, रिफंड को माइनस, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस माइनस करते थे, है ना। क्या इसमें किसी और आइटम के आने का स्कोप बचता है? नहीं बचता। तो देखिए, अगर हमने बोला डेटर्स आर ऑल गुड, सारे के सारे डेटर्स गुड हैं, तो क्या होगा बताइए, डेटर्स आर ऑल गुड, इसका मतलब ये हो गया कि डेटर सारे गुड हो गए, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो बेकार हो गए। तो जो डेटर है वो इंक्रीज डिक्रीज, अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो माइनस, डिक्रीज हो जाएंगे तो प्लस, वो तो वैसे ही करना है। लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 10,000 से 20,000 हो गया, 10,000 का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, इसे अब हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी की तरह इंक्रीज डिक्रीज नहीं मानेंगे, हम मानेंगे हमारे प्रॉफिट को हमने अननेसेसरी रिड्यूस कर दिया, एडबैक करेंगे। और कहाँ एडबैक करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में। ठीक है, बताता हूं। लेकिन कुछ ऑथर ने क्या कर रखा है, इसे ऊपर अप्रोप्रिएशन में जोड़ रखा है। अब लॉजिकली अप्रोप्रिएशन में जाने वाला आइटम है ये, कैसे नहीं ना, अप्रोप्रिएशन में तो डिविडेंड आएगा, प्रपोज आएगा, इंटरिम आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, और क्या आएगा, रिफंड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है नहीं है। अरे अगर हम प्रोविजन बनाते तो आउट ऑफ प्रॉफिट तो बनाते हैं,
अगर हमारे पास डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ करंट लायबिलिटी। केस नंबर 1 में बोला नो इन्फॉर्मेशन नथिंग, तो ऑर्डिनरी करंट लायबिलिटी प्रोविजन है और ऑर्डिनरी करंट एसेट्स क्या है, डेटर हैं। लेकिन अगर बोल दिया डेटर्स आर ऑल गुड, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ए, since no other information is given about debtors, it means all the debtors are not good, hence provision for doubtful debt will be considered as an ordinary current liability। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स ये आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कर दिया और डेटर को उसके अपने नेचर के हिसाब से माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन केस बी में इफ ऑल द डेटर्स आर गुड, it means debtors are likely to be regarded as full, hence for the current year provision for doubtful debt will be of a no use or we will consider it as a charge on profit। तो प्रॉफिट को तो रिड्यूस कर दिया ना, तो कहां ऑपरेटिंग में जाके जोड़ेंगे इसको, कहां पर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में। अदरवाइज करंट लायबिलिटी की तरह प्लस माइनस करते ना, हालांकि ऑपरेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से, लेकिन ट्रीटमेंट जो है प्लेसिंग, इसकी प्लेसिंग एप्रोप्रिएशन में नहीं होनी है, इसकी प्लेसिंग कहां होनी है, ऑपरेटिंग में होनी है, लेकिन क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह होनी है। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमने बोला इसको। तो नोट्स में हमने क्या करी है, पूरी कोशिश करी कि सारे के सारे आइटम डाल दिए जाएं आप लोगों के लिए, आप उसे देखें उसको करें। लेकिन क्या होता है कि कुछ गाड़ी के पीछे रह लिखा रहता है, मैं कैसे बोलूं यार, रिकॉर्डिंग में चला जाता है, अच्छा लगता है। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। सुधरो मत सुधरो, पढ़ तो लो यार। एक मुश्किल से कितना 26, अब डेट शीट भी आ ही चुकी है ना, फेक डेट शीट तो नहीं है ना वो। हाँ, जनवरी में कब है अकाउंटेंसी का एग्जाम, 23rd। तो मतलब अप्रैल गया, मई गया, 2 महीना और छाती में मूंग दलोगे तुम लोग यार, मतलब डिस्गस्टिंग। मैं तुम्हारी क्लास मार्च के बाद बंद कर दूंगा, भाग जाओ मेरे घर मत आना। ओ ठीक है, कि किताबें फट जाएं, धरती कह जाए कि मुझे में घुस जाओ, समा जाओ मुझ में, इतना